जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, कल मैंने आपसे कुछ प्रश्न साझा किए थे जो अनुश्रवण के समय आपसे पूछे जा सकते हैं। आज उसी क्रम में कुछ और प्रश्न लाई हूँ। आप इसे कह सकते हैं पार्ट 2। इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमें पहले आते थे लेकिन शायद अब हम भूल गए होंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं और अपने आप को अनुश्रवण के लिए तैयार कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 61, जन पहल पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है? तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को। प्रश्न 62, शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जो मॉड्यूल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट है, शिक्षण संग्रह से शैक्षिक नवाचार वर्णित हैं। तो ये है, उसका उत्तर है पेज नंबर 57 से 61 पर। मतलब आप यहाँ ये भी ध्यान देना है कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक क्या वर्णित है। 64वां प्रश्न है, शिक्षण संग्रह हेतु स्पष्ट समझ विकसित करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन प्रश्नों का अध्ययन लाभदायी सिद्ध होगा? तो उत्तर है प्रश्न 130 से 178 तक। 65वां प्रश्न है, शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या क्या है? तो कुल बिंदुओं की संख्या है 6। सबसे पहले लर्निंग आउटकम, फिर प्रकरण, देन सीखने सिखाने की सामग्री, फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि या चरण, और शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में गतिविधियों के जो चरण हैं वो भी 3 हैं। और लास्ट में है प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स, और सबसे लास्ट में है शिक्षक की आगामी योजना। तो इस तरह कुल 6 घटक हैं एक शिक्षण योजना के। शिक्षक डायरी क्या है? तो ये स्व मार्गदर्शिका है जो शिक्षक स्वयं भरते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, किस डेट में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रातःकालीन सभा एवं सायकालीन सभाओं की रूपरेखा किस मॉड्यूल में वर्णित है? तो इसका उत्तर है शिक्षण संग्रह में। शिक्षण संग्रह में उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट किस परिशिष्ट में दी गई है? तो परिशिष्ट 7 पर दी गई है। विद्यालय हेतु समय सारणी की रूपरेखा शिक्षण संग्रह के किस परिशिष्ट में वर्णित है? परिशिष्ट 3 में। बाल संसद का उद्देश्य क्या है? पहला है नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उपचारात्मक शिक्षण से है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऐसे छात्रों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रश्न 73 है, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? तो ये है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले छात्रों को कक्षानुरूप बनाने के लिए ये मॉड्यूल विकसित किया गया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितनी शिक्षण तकनीकियों का विवरण है? तो कुल 18 तकनीकियों का विवरण है। और अभी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ये तकनीकियाँ हमें ट्रेनिंग के रूप में उपलब्ध भी कराई गई हैं। अभी कुल 12 टेक्निक्स का हम दीक्षा प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं। प्रश्न 77 है, लर्निंग आउटकम क्या है? तो इसका उत्तर है अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। 78वां है, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या है? तो सत्र के आरंभ में लर्निंग गैप का पता लगाना होगा। प्रश्न 79 है, आकलन प्रपत्र बनाना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा कि आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन प्रपत्र बनाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? तो सबसे पहला कार्य होगा आकलन प्रपत्र का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तार्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्रमशः कितना होगा? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद ही कर लेना है आपको। तो इसका उत्तर है क्रमशः 20% ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक। प्रश्न नेक्स्ट है, आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के आकलन हेतु कुल कितने वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो इसका उत्तर है 20 व 5। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का होगा? एक प्रश्न 3 अंक का होगा। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? उत्तर है शिक्षण विधि में बदलाव या सुधार की संभावना। आकलन के बाद छात्रों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में 3 समूह ABC बनाते हैं। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? तो उत्तर होगा सभी समूहों में सभी स्तरों के छात्र हों।
शिक्षण कार्य के पूर्व क्या क्या तैयारी आवश्यक है? अधिगम स्तर सूची, लर्निंग आउटकम, समूह निर्धारण व समय सारणी। बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सभी छात्रों को प्रतिभागिता के समान अवसर प्राप्त होते हैं। इस बैठक व्यवस्था से यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 40 मिनट की कक्षा में छात्रों की क्रियाशीलता कितने मिनट होनी चाहिए? तो कम से कम 30 मिनट होनी चाहिए। प्रश्न 90, ध्यान आकर्षण तकनीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें समुदाय का सहयोग सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 91, क्रियान्वयन संदर्शिकाएं किन कक्षाओं के लिए हैं? तो ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए हैं। क्रियान्वयन संदर्शिकाएं किन विषयों के लिए हैं? तो ये भाषा और गणित की हैं। प्रश्न 93, भाषा शिक्षण की 5वीं दक्षता कौन सी है? तो इसकी 5वीं दक्षता है सोचना, यानी कि थिंकिंग। कक्षा 1, 2 में भाषा और गणित के कितने कालांश होंगे? तो 3-3 कालांश होने हैं कक्षा 1, 2 में। कक्षा 1, 2 में भाषा के प्रथम कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा? तो जो सहज पुस्तिका और प्रिंट सामग्री हमें विभाग से प्राप्त हुई है उसी के आधार पर उनको पढ़ाया जाएगा। प्रश्न 96, क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में कितने सप्ताह की कार्य योजना दी गई है? तो 16 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। प्रश्न 97, प्रिंट चेतना क्या है? जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और जो लिखा है उसे पढ़ा जा सकता है। यह विश्वास ही प्रिंट चेतना है। लोगोग्राफिक पठन क्या है? लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों के रूप में पहचाना ही लोगोग्राफिक पठन है। ELPS सिद्धांत क्या है? E मतलब एक्सपीरियंस, तो ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। L मतलब अनुभव को भाषा में व्यक्त करना, मतलब लैंग्वेज। P मतलब पिक्चर, अनुभव को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। और S मतलब सिंबल, अनुभव को प्रीति को रूप में अनुभव को प्रतीक के रूप में सामान्यीकरण करना, यानी कि कोई सिंबल उसका बन जाना। प्रतीक होगा, ये प्रीति नहीं होगा। प्रश्न नंबर 100, ELPS सिद्धांत किसने दिया था? तो 1984 में पामेला लिएबेक ने ये सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 101, दीन्ज ब्लॉक की क्या उपयोगिता है? तो जोड़ना और घटाना और स्थानीय मान को ज्ञात करने के लिए डीन्स ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 3 में भाषा और गणित के कितने कितने कालांश हैं? तो 2-2 कालांश हैं। कक्षा 3 में भाषा के प्रथम कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा? तो मौखिक कार्य और पढ़कर समझने का अभ्यास कराया जाएगा। टाइम ऑन टास्क क्या है? तो जितने समय में बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं उसे ही टाइम ऑन टास्क कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है? किसी नई अवधारणा कौशल को सीखने में शिक्षक द्वारा बच्चों को मदद करना, यही स्कैफोल्डिंग है। नेक्स्ट है GRR क्या है? तो ये सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः बच्चों को सौंपना ही GRR है। नेक्स्ट है आधारशिला मॉड्यूल और क्रियान्वयन संदर्शिका में क्या अंतर है? आधारशिला मॉड्यूल में पेडागॉजी की चर्चा है, जबकि संदर्शिका में कार्य योजनाओं की बात की गई है। प्रश्न 108, प्रति विद्यालय कितनी संदर्शिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो 6 संदर्शिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है सहज पुस्तिकाएं किस कक्षा के बच्चों को दी जाएंगी? तो कक्षा 1, 2, 3 के लिए हैं सहज पुस्तिकाएं। शारदा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो शारदा कार्यक्रम आउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित है। शारदा से क्या आशय है? इसका उत्तर है स्कूल हर दिन आए। प्रश्न 112, शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण, नामांकन, आकलन एवं ट्रैकिंग। प्रश्न 113, शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो उत्तर है 5 से 14 वर्ष के बच्चों को। प्रश्न 114, किस प्रकार के बच्चों का शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हीकरण किया जाना है? तो 5+ से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के पश्चात अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की क्या परिभाषा है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह किसी विद्यालय में कभी नामांकित ना किया गई हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा हो। प्रश्न 116, शिक्षक बच्चों के चिन्हीकरण व पंजीकरण का कार्य किस समय कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है किसी भी दिन व किसी भी समय। विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की प्रशिक्षण की व्यवस्था किसके अनुसार की जाएगी? तो बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार की जाएगी। शारदा पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो शारदा पोर्टल को यूनिसेफ के सहयोग से समग्र शिक्षा अभियान द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन के प्रथम चरण की समय अवधि क्या है। तो यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता है तो ये फरवरी से अप्रैल के बीच होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद जो डेट हमें मिली है वो 10 सितंबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य है। इसी प्रकार द्वितीय चरण की समय अवधि क्या है, ये जुलाई से शुरू होती है, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद द्वितीय चरण 15 नवंबर 2021 से 30 नवंबर के मध्य ये अवधि हमें दी गई है। तो ये थे कुछ प्रश्न। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्न लाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।